फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, जय हिंद। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे पहले चलो बता दीजिए कि कैसे हैं आप लोग। संडे वाले सेशन में भी आपने मुझे नहीं देखा होगा क्योंकि संडे वाले सेशन में मैंने सोचा कि एक हफ्ते ब्रेक देते हैं। पॉलिटी को लेके काफ़ी मैंने देखा कि बच्चे जो है अभी भी वो वीडियो देख रहे हैं, तो व्यूज़ उसमें चली ही जा रही थी। तो इसलिए बाकी जो स्ट्रैटेजी वाली सेशन होगी वो संडे में जैसे जैसे बनेगा मैं आपके साथ में आते रहूँगी, ठीक है। तो टाइम बहुत कम है, अप्रैल जो है आज को 15 जो है हो चुका है, ठीक है। अब आपके पास 1.5 महीने हैं। देखिए जून का जो 15 दिन है उसको तो आप नज़र में रखिएगा कि मत, क्योंकि आधा चीज़ तो हमें जो है वो डर के ही हमारी परफॉर्मेंस यहाँ से थोड़ी डाउन होने शुरू हो जाती है। और डर तब लगता है जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, आपने जितनी पढ़ाई की है बस अपने स्ट्रैटेजी को लेके उस पर काम कीजिए। जो नहीं आता है उसको पढ़ते रहिए, उसको सीखते रहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स में से ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पूछ लेंगे, बैकग्राउंड भी चेक कीजिएगा। और अब तक में मुझे लगता है कि आपका रिवीजन प्लस आपका टेस्ट सब्जेक्ट वाइज प्लस आपका जो है वो भी फुल टाइम टेस्ट में भी आपको आने वाली मेंटरशिप में जो कि कमिंग संडे है, ये मुझे बहुत आपसे बात करनी है। स्ट्रैटेजीज़ को लेके मुझे काफ़ी आप लोगों से बात करनी है। तो ये सारी चीज़ हम संडे वाले मेंटरशिप ग्रुप टाइम में करेंगे, ठीक है। आज को हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आर यू रेडी? तो ये क्या है? विश्व व्यापार संगठन। तो सबसे ज़्यादा अगर दो देश और विश्व किस वजह से जुड़े हुए हैं, वो अगर आप जुड़े हुए हो देख सकते हो, तो वो एक व्यापार के लिए जुड़े हुए हैं। हमने आफ्टर ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी अपनाई है, अगर दो देश के बीच में झगड़ा हो रहा है तो वो भी यहाँ इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हो रहा है। और अगर दो देश इतने दुश्मन हैं और आपस में लड़ नहीं रहा है तो भी इसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। तो क्या है ये सारी चीज़ें? इसको कभी भी आप देखिए, अभी रिसेंटली यहाँ फरवरी में इसका मीटिंग हुआ था। तो जैसे ही ऐसे न्यूज़ जो दिमाग में आता है आपको पढ़ने को मिलता है, तो A to Z अगर आप ABCD के बीच में अगर कोई आपसे पूछ लिया कि टी किसके बाद में आता है, तो आप बोलोगे अच्छा मुझे तो ABCD पूरा आता है, मैं बता सकता हूँ टी किसके बाद में आता है ना। लेकिन अगर बीच बीच से कुछ चीज़ ऐसे केवल आपने पढ़ी हुई है और फिर आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तब क्या करोगे? तब यहाँ पे हम मार खा लेते हैं। तो ये न्यूज़ में भी था, तो न्यूज़ में रहने की वजह से ही मैंने इस पर करंट अफेयर्स भी ऐड किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये करंट अफेयर्स के साथ में इसको जान लो। तो देखते हैं ये कि इसके स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था और ये क्या काम करता है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में 3 ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन सामने निकल के आई थी। जो एक था IMF, और ये ब्रिटेन वुड कहाँ है भाई? ये USA में ही है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके बाद यहाँ वर्ल्ड बैंक के ग्रुप यहाँ पे निकल के आया है, और एक संगठन निकल के आया था, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या इसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही था? WTO था? नहीं, इसकी जो नाम बदल दिया था, इसको पहले गैट के नाम से जाना जाता था। तो ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ये क्या है? तो पहले तो अभी के जो नाम से ये जाना जाता है, इसको लेके ही मैं बात कर लेती हूँ कि WTO एक ऐसा संगठन है जो ग्लोबली यहाँ इंटरनेशनली एक ट्रेड को मतलब बढ़ावा देता है कि दो देश आपस में कैसे ट्रेड करें। तो इसको आप बोलोगे बाईलैटरल, ठीक है, 2 लोग हैं। उसके बाद में अगर 3 है तो ट्राईलैटरल, अगर बहुत सारे हैं तो मल्टीलैटरल। तो हर एक देश से व्यापार करता रहता है। अब इसका एक लौता मुद्दा और इसका एक अहम एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये हेल्प करता है प्रोड्यूसर कंट्री को, जो कि एक चीज़ उगाता है और वो फिर उसके बाद व्यापार करता है, ठीक है, गुड्स में भी और सर्विसेज में भी। तो सर्विसेज जो आप सुविधा दे रहे हो, ठीक है,
एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को लेके। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाएगा, तो कौन इसके बीच में आएगा? वो है IMF, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर डेवलपमेंट चीज़ को लेके, जैसे कि आर्थिक स्थिति और भी बदलेगी, अच्छी हो जाएगी, तो इसमें कौन लोन देता है? वर्ल्ड बैंक, विश्व जो है वो बैंक, ठीक है। और ये ट्रेड को लेके अगर कोई बात करेगा तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, और यहाँ ये एक ऐसा फोरम है जिसमें जितने भी इसके मेंबर हैं वो सब आते हैं, आपस में नेगोशिएट करते हैं, आपस में ट्रेड कैसे इम्प्रूव करा जाए उसके बारे में बात करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो इनके बीच में झगड़ा भी हो जाता है। अब इंडिया का भी झगड़ा है, चाइना के साथ है, ठीक है। झगड़ा इन द सेंस ना, ऐसा नहीं कि तलवार उठा के या फिर मतलब क्या बोलते हैं, बंदूक उठा के चले गए। ट्रेड की वॉर होती है कि किसी का जो है वो थोड़ा सा ड्यूटीज़ वगैरह उसमें ज़्यादा लगा दिया तो वो चला जाएगा फिर WTO में, फिर या बोलेगा कि काफ़ी जो मेरी ऐप्स है या फिर हमारे जो यहाँ से बिकते हुए सामान है वो इंडिया ने जो है अपने बैन करवा के रखा हुआ है, ताकि अपनी जो है डोमेस्टिक मार्केट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। तो इस तरह का चीज़ है ना, चलते रहती है बातों में। तो ये सब कहाँ पे जाके कर सकते हैं? WTO में इसकी भी सुविधा दी गई है कि आप अपने नेगोशिएशन को, और अगर कोई इशू है आपको तो आप इसको सेटल कर सकते हो एक ट्रेड डिस्प्यूट के बीच में, ठीक है। तो अभी ना ये सोचो कि ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी, कि ऐसा थोड़ी ना हो कि किसी के दिमाग में झट से आया कि हाँ ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनानी चाहिए। तो हमेशा ही एक कदम लिया जाता है बाद में, अरे यार पहले ही ले लेते, वर्ल्ड वॉर 2 होता ही नहीं, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ ये कि इसके बाद में हर एक देश आपस में अपनी सारी की सारी दुश्मनी भूल जाइए, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहिए, हेल्प कीजिए। तो इसी चक्कर में हेल्प तभी होगा जब एक देश का विकास होगा, है ना। ट्रेड होगा तो इकोनॉमिक एबिलिटी बढ़ेगी, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो इसलिए ये बोला गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ काम करेगा उन लोगों के लिए जब जो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, इनको लेके अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ होता है, तो ये यहाँ पे इनको हेल्प करेगा, ठीक है। तो जब तक आप एनकरेज नहीं करोगे अपने ओपन इकोनॉमी को ओपन करने के लिए, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि सब आपके दुश्मन हैं, ठीक है। अब दुश्मन ना भी हो तो भी लगेगा कि दुश्मन है, क्योंकि हमें तो भाई ज़रूरत है उनकी, जब हम भी उनसे ग्रो कर रहे हैं ना। तो देखो कि आज के टाइम पे अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर कोई इशू है तो वो सुलझाई जा सकती है अगर हम यहाँ पे ट्रेड उनके साथ में बढ़ा दें। तो लेकिन इंडिया तो है, इंडिया तो इसमें सामने से नेगोशिएट करने के लिए रेडी है, और कितनी सारी चीज़ें जो हमने किया भी था। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे आके रुकती है वो है ट्रस्ट वाली चीज़ है, जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर नहीं कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर नहीं कर रहा है। तो इसी तरह कुछ और उल्टा, नॉट इवन पाकिस्तान, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू चाइना। इंडिया भी चाइना को ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इंडिया सबसे पहले गया था ट्रस्ट करने के लिए, तो 1960 के ऊपर में यहाँ पे वॉर देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी बैकग्राउंड में समझ के चलनी है। तो हुआ ये कि ये ऐसा टाइम था कि सब ने बोला कि चलो हम ऐसा कुछ करते हैं कि हमारे आपस का व्यापार जो है वो सुधरे, और इसमें एक जो इंटरनेशनल बॉडी निकल के आई और वो था WTO। तो ये शुरू में जब इसका फॉर्म हुआ ना, तो इसको ना गैट की तरह ही बात किया था कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड टैक्स। और टैरिफ क्या चीज़ होती है मैं बताती हूँ। तो ये जो नाम बदला है 1986 से लेके 94 तक इनका राउंड होता है, ठीक है। अभी यूरेगो राउंड हुआ था, बाली समिट जो इम्पॉर्टेंट है, दोहा राउंड इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो और ये क्रिएट किया था ये वाले राउंड में। तो इससे पहले तक जितने भी नाम उसकी चल रही थी वो था गैट में ही चल रहा था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको जिनीवा में देखने को मिलेगा। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसके बाद में अच्छे से समझाऊंगी कि आप कैसे सर बोलते हैं ना, वी सर धांसू, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम चक्षु खुल जाएंगे। हाँ, तो वही आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी। और मैं यहाँ पे बोलती हूँ दिमाग की बत्ती जलना, क्योंकि सोशोलॉजी में ऐसा होता है कि एनलाइटमेंट एक वर्ड है, ठीक है। एनलाइटमेंट की मतलब हाँ चलो सबको अकल आ गई, बत्ती जल गई सबकी दिमाग की, तो बस ये दिमाग आने वाली जो बात है इसको एनलाइटमेंट बोलते हैं। तो ये मैं यहाँ पे दिमाग की बत्ती जलना ऐसे बोलती हूँ। तो बताइएगा कि आप क्या क्या बोलते हो। तो WTO के जो हेड होते हैं ना उसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल,
ठीक है, डायरेक्टर जनरल। और अभी के लिए दिस इज़ द पर्सनालिटी, तो इनका नाम नोजी ओकांजो है, ठीक है, और ये 7th डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO है। तो इन्होंने अभी 2021 में यहाँ पे पद लिया था, ठीक है, और शी इज़ द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू सर्व अ डायरेक्टर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वुमेन्स को लेके UN G20 पता नहीं कहाँ कहाँ अब जो है वो वुमेन्स एम्पावरमेंट की बातें चल रही है। हमारी पार्लियामेंट ने खुद यहाँ पे सीट जो है बढ़ा दिया है, तो इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मौका दिया जा रहा है कि आज जाके वुमेन्स को भी इसके साथ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो हर टर्म ऑफिस विल एक्सपायर ऑन 25, ठीक है, तो ये 21, 22, 23, 24, 25, तो 5 ईयर्स के लिए ये यहाँ पे बने हुए हैं। इतना तो आ गया चलो दिमाग में। अब 1948 से इनका नाम क्या था, ये संगठन का जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड था। तो ये क्या करता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ये रूल्स बनाता है कि आप कैसे ट्रेड करोगे, आपको कैसे नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ है जो बाकी देशों को नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करोगे। तो देखो ये बहुत आसान नहीं था। अगर आप एक देश दूसरे देश के साथ में व्यापार कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल में राष्ट्रीय लेवल में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के सामने आ जाती है। अब गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है अपने फार्मर्स को, और ये किसके लिए है, डेवलप कंट्रीज़ के लिए तो नहीं होगा। डेवलप कंट्रीज़ तो ऑलरेडी जो है वो यहाँ एक ऐसी स्थिति में है कि किसी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेटाइजेशंस बहुत ज़्यादा आ गया। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है, जो कि अफ्रीकन नेशंस, पुअर नेशंस कंट्री है, तो ऐसे देश में उनकी जो उनका जो गवर्नमेंट होता है वो प्रोटेक्ट करता है अपने लोकल मार्केट को। तो ये लोकल मार्केट में फिर कौन आएगा, फार्मर्स आ जाएंगे। और इससे रिलेट करके क्या आ जाएगा भाई, इसमें सब्सिडीज़ आ जाएंगे कि आप जो है गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ दे रही है। सब्सिडीज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा मार्केट प्राइस में जो मतलब मिलता है, जो रेट है उसमें बहुत ज़्यादा वो उत्पादन करने के लिए गवर्नमेंट और सरकार जो है हेल्प करती है। जैसे कि फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे देना, ठीक है, फ्री में जो है वो कुछ ऐसे नॉमिनल अमाउंट, या फिर फ्री में जो है वो उसको पेस्टिसाइड दे देना, चाहे कुछ भी हो। तो हमारे यहाँ पे इन लोगों को बचाना चाहिए। जैसे कि फार्मर्स का इनकम जो है डबल करने के लिए हमने यहाँ पे पॉलिसी बनाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है। तो ये इतना आसान नहीं है कि हर एक देश सीधा बाकी जो एक संगठन बना हुआ है उसी तरह इसको भी लेके चले, इसलिए आए दिन जो है ये न्यूज़ में रहता है। तो ये रूल्स बनाता है, ठीक है। और सेकंड, इसकी ना जब कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको बोलते हैं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ठीक है। आगे मैं स्ट्रक्चर में डिस्कस करूँगी कि ये बना कैसे है, इसको हेड कौन करता है। हेड तो आपने देख लिया, डायरेक्टर जनरल है, लेकिन इसकी जो गठन हुई है वो कैसे, इसका ढांचा कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं और मीटिंग बोलते हैं, इसका जो सेकेंड मीटिंग हुआ था ये जिनीवा में हुआ था 1998 में। और ये मीटिंग में यहाँ पे देखने को मिला था कि इसकी 50th एनिवर्सरी मनाई गई थी, ठीक है। अच्छा, अब ये था कि डिड नॉट टेक लॉन्ग टाइम फॉर जनरल एग्रीमेंट गिव बर्थ टू अनऑफिशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गैट से फॉर्म होके WTO हो गया। तो गैट जो है काफ़ी ज़्यादा सेवरल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन देखने को मिला। क्या नेगोशिएशन था, तो ये उस समय की बात है जब एक लीस्ट डेवलप नेशन एक साइड में थी, ठीक है। अब आपको इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये 1944 में सामने इसका दिखने को मिलता है, गठन देखने को मिलता है। 1948 से ये अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब 1995 में ये इंडिया ने भी इसको WTO, जब इसका नाम चेंज हुआ तब इसको ज्वाइन कर लिया था। इससे पहले तो गैट में इंडिया मेंबर था ही, लेकिन आप देखो कि ये उस समय की बात है जब इंडिया खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज इसके बीच में आ जाएगी, मिडिल इनकम कंट्रीज आ जाएगी और डेवलप कंट्रीज आ जाएगी। जरा इसको समझना, इसमें एग्जाम्पल रखना इंडिया, इसमें एग्जाम्पल रखना USA, इसमें एग्जाम्पल रखना अफ्रीकन नेशन। तो हमेशा ही ना ये चाहेगा कि इसका व्यापार बढ़े, ठीक है। ऐसे डेवलप कंट्रीज जो G7 कंट्रीज़ है ये चाहेंगे कि इनके व्यापार बढ़े। और इनके व्यापार कैसे बढ़ेगा, जब ये मिडिल इनकम कंट्रीज़ और लीस्ट इनकम कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमी को खोल देंगे या फिर ये अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ज़्यादा,
तो बस जब भी देखो तो टशन इसी बात का होता है, इंडिया और यूएसए की झगड़ा हो जाता है, कभी भी सोलार पैनल को लेके हुआ था, अभी जो है चाइना और इंडिया के बीच में इतना डिस्प्यूट चल रहा है। यूएसए को तो चलता ही हो, तो परमानेंट मेंबर है डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके ये चीज़ों को आप समझ के चलिए। तो जनरल टैरिफ एग्रीमेंट लास्ट अराउंड 1986 में शुरू हुआ था और ये चला था। देखो ये ना राउंड चलता रहता है, एक मीटिंग हुई, हो सकता है कि वो मीटिंग में उनका वो सारी चीज़ें जो है वो ठीक से डिस्कस नहीं होगी, तो ये वापस मिलेंगे। ये ना हर 2 साल में मिलते रहते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी, ये हर 2 साल में मिलते रहते हैं, लेकिन हर एक 2 साल में मिलने के बाद भी जो पिछले राउंड में छोड़ के गए थे वो चीज़ वापस ये डिस्कस करेंगे। तो 1994 तक ये चला और ये राउंड में इन्होंने डिस्कस करके ये बोला कि चलो इसका नाम चेंज करते हैं। तो यूरैगो राउंड में इन्होंने नाम चेंज किया गैट से डब्ल्यूटीओ, ठीक है। अब देखो जब तक ये गैट था तब तक इसका जो काम था वो ट्रेड करता था केवल गुड्स में, मतलब कि सामान को लेके ही ये ट्रेड करता था। अब जैसे ही इनका नाम चेंज हुआ ये बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई ट्रेड तब तक देखो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो सामने आ गई थी, ठीक है। और टेक्नोलॉजी को लेके भी काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी कि जैसे सर्विसेज है कि आज के टाइम पे अगर एक कंपनी बाहर मतलब देश में अगर एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो वो अपना जो सर्विस जैसे कि बोलते हैं ना कस्टमर केयर सर्विस, ये कहाँ लगाते हैं, ये कोई अलग देश में लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कॉल सेंटर्स वगैरह बहुत होते हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं। नाइट शिफ्ट इसलिए करते हैं क्योंकि या फिर एक यूके शिफ्ट होता है, एक नाइट शिफ्ट होता है, यूएस शिफ्ट होता है। तो इसमें ऐसा है कि उनके टाइम के हिसाब से अगर रात का यहाँ पे 9 बजा है तो यूएसए में उस समय दिन के 8:30 बजे होंगे। तो वो 8:30 बजे उनको ऑफिस में रहना है, तो इसलिए वो रात को जाते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी जो कस्टमर सर्विस है ये दूसरे देश में हो सकता है। तो जब दूसरे देश में है तो आप खुद सोचिए कि उस चीज़ को भी लेके प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट लास्ट ये जो पैसे हैं ये वही कंपनी दे रहा है। लेकिन हाँ, ये क्यों दूसरे देश में स्टैब्लिश किया हुआ है, क्योंकि इसमें इसका थोड़ा कम जो है पैसे लगते हैं। अब कल को यही सर्विस अगर वो अपने देश में देगा तो खुद देखो कि ये डेवलप कंट्री है, इसने यहाँ पे जितने लोगों को वो एम्प्लॉय करवाएगा, काम करवाएगा, ये ज़्यादा पैसे लेंगे। तो ये ज़्यादा पैसे एकदम आधे में भी कम दाम में हो जाएगा अगर आप एक लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में या मिडिल इनकम कंट्रीज़ में अगर आप ऐसे स्टैब्लिश करा रहे हो, तो ये इनका पैसा बचेगा। बस इसी तरह ही सर्विस की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। अब इसमें भी 2 देश जो है वो इंक्लूडेड है, इसीलिए डब्ल्यूटीओ ने अपने एग्रीमेंट में ना केवल गुड्स को भी डाला बल्कि सर्विसेज को भी डाला, और सर्विसेज को डाला और उसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जैसे कि आज के टाइम पर इंडिया ने बोला कि बासमती जो है हमारा यहाँ से मिला है, हमने ही इसका पहला खोज किया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है पहले रजिस्टर करवानी पड़ती है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कि अगर वो इस देश का है तो फिर कहीं और जाके उससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अलग है। तो ये सारी चीज़ भी वापस इसमें ऐड किया गया, जैसे कि डिज़ाइंस हो गए, इन्वेंशंस हो गया। तो आज के टाइम पे अगर आप गूगल ऐप एक यूज़ कर रहे हो तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया भी बना सकते? इंडिया तो अभी वापस जियो को लेके इसमें लेके आ रहा है, लेकिन किसी ने तो पहले बना दिया है ना। अब इंडिया जो है गूगल यूज़ कर रहा है, इंडिया जो है इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है। तो भाई ये कौन सोचा है? ये कोई डेवलप कंट्रीज़ नहीं सोचा है। अगर कल को यहाँ डिस्प्यूट आ जाती है तो ये भी डब्ल्यूटीओ में जाएगा कि इंडिया ने अपने गूगल्स के सारे ऐप जो है वो इंडिया में बैन करवा दिया है। अब ये केस अगर गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की जो थी कि भाई ये जिस कंपनी ने ये रूल्स बनाया ये कंपनी के हिसाब से ही चलेगी। अब हमारा देश महान, हम कभी भी ऐसे बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक गुनहगार जो है वो उनको अगर लेट भी हो जाती है सज़ा देने के लिए, तो लेकिन एक जो बेचारा है जिसने गुनाह किया ही नहीं उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये हमारा फंडा है, ठीक है। तो ऐसे करके सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये डब्ल्यूटीओ में ऐड होती गई। तो आज के टाइम पे अभी गुड्स ही नहीं है, सर्विसेज भी है, और ये सारी चीज़ भी डब्ल्यूटीओ के नेगोशिएशन के अंदर में आता है। अगर इसमें 2 से ज़्यादा या 2 देश इन्वॉल्व है तो डब्ल्यूटीओ इनके साथ में बैठ के मीटिंग करेगा और इसकी नेगोशिएशन में ये आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मेंबर कितने हैं? 164 मेंबर है। अब ऐसा क्यों कि ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का,
तो 193 मेंबर्स में केवल 164 है, तो बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं। क्योंकि ज्वाइन होंगे तो ऐसा होगा कि उनका तो व्यापार बढ़ेगा, लेकिन उनको ये लगता है कि देखो कि एक्सपोर्ट करने के लिए उनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अब इंडिया जैसे 1991 तक अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को जो है पूरी तरह से जो है वो ओपन डिक्लेयर नहीं किया था। उसका रीज़न यही था कि इंडिया को ये डर था कि भाई हमारे मार्केट में बाकी सारी चीज़ें आके हमारे डोमेस्टिक मार्केट को कहीं ख़त्म ना कर दे। लेकिन ये तो मजबूरी थी जो उस समय ले लिया, ठीक है। तो इसलिए यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन भी पूछता है ग्लोबलाइजेशन को लेके, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो जिसने मेंस अटेंड किया है, तो मैंने वो क्लासेस ली है, तो आपको बताया था मैंने कि कैसे सोचना है। जैसे क्वेश्चन देख लोगे, उसका एडवांटेज भी सोचना है, उसका डिसएडवांटेज भी सोचना है। तो और कैसे सोचना है, जैसे जैसे लोग इंडिया में है, जैसे कि सेक्शन ऑफ पीपल की मेंस के ऊपर क्या अच्छा हुआ, क्या बुराई हुआ, वुमेंस के ऊपर क्या अच्छा हुआ, चिल्ड्रंस के ऊपर क्या अच्छा हुआ, ओल्ड एज पीपल्स के सेक्शन के ऊपर क्या अच्छा हुआ। तो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया है मेंस के आंसर को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये ना एक ऐसा, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेंस है ना खाना पकाने की एक कला के जैसे है। जैसे कि इसमें हम जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब रख देते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो खाना पकाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये बड़ा सा थोड़ा सा मेरा ट्रिक है, ठीक है। जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गया, हम घर पे ऐसे रखते हैं ना हमेशा। ऐसा थोड़ी है कि आज के आज दाल बनाने जाएंगे तो दाल भी खरीदेंगे, नमक भी खरीदेंगे, हल्दी पाउडर भी खरीदेंगे, ऐसा नहीं है ना। मेंस में भी बस कुछ रेडी चीज़ ऐसी रखनी पड़ती है ताकि दिमाग के वहाँ पे बस ऐसे फ्रेम कर दे और उसमें पॉइंट बैठा दे, तो मेंस में बस हम लोग का नैया पार हो जाए। क्योंकि मेंस प्रीलिम्स में तो फिर भी भाई 2 घंटा में आपको टाइम मिलता है कोई भी 50 से 60 क्वेश्चन सही करने के लिए, क्योंकि कट ऑफ इतना ही तो जाता है। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं मेंस के, और वो 20 क्वेश्चन में भी हर एक क्वेश्चन में कम से कम 3 सब पार्ट होता है। और सोचो कितना फास्ट आपको क्वेश्चन समझना है, कितना फास्ट आपको उसके ऊपर पॉइंट बनाने हैं, कितना फास्ट आपको लिखना है, और ऐसा लिखना है कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें सारी चीज़ ऐड हो जाए जो यूपीएससी भी अगर इसको आंसर एवेल्युएट करवाएगा तो उसको भी लगे कि हाँ भाई बहुत आगे का सोच के कुछ अच्छे से बताया। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप कॉन्सेप्ट पे बहुत क्लियर हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको लेके बहुत एक स्ट्रक्चरली अच्छे से अपने दिमाग में एक ढांचा बना के रखा हुआ है एक एक सब्जेक्ट को लेके, कि हिस्ट्री को कैसे लिखनी है, ज्योग्राफी को कैसे लिखनी है, पॉलिटी को कैसे लिखनी है, सोसाइटी को कैसे लिखनी है, एथिक्स को कैसे लिखना है। ये सब बहुत अलग अलग तरीका है। जिसने भी ये सीख लिया मेंस का, सोचो कि मेंस में उसको कोई दिक्कत ही नहीं। अभी आपने भी मुझे बताया है ना, आपको भी पता है ये बात कि आपने बस इतना बोला मैम कैसे भी है ना प्रीलिम्स पास करवा दीजिए, मतलब जितना मतलब आप हेल्प कर सकते हो कर दीजिए, ठीक है। तो सारे टीचर्स ने यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन मेंटरशिप में जैसे मेरे साथ आप शेयर करते हो वही चीज़ मैं बता रही हूँ। तो मेंस तो भाई हम देख लेंगे, क्योंकि मेंस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो है मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा हुआ है ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ मैं वाई में जाके बताती हूँ कि 164 मेंबर्स है, तो बाकी ऐसे देश बहुत कम इसमें जुड़े हुए हैं जो नहीं चाहते कि उनके इकनॉमी को अफेक्ट करे, क्योंकि उनके साथ में फिर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएगी। और अगर कोई ऐसा WTO को ज्वाइन करने के अलावा अगर कोई एक विकसित देश आके ट्रेड करना चाह रहा है, लेकिन वो जिसके साथ ट्रेड कर रहा है वो WTO का पार्ट नहीं है, तो फिर वो डिस्प्यूट या फिर उसको कोई प्रॉब्लम भी है तभी वो WTO में नहीं जा सकता। इसीलिए काफ़ी देश ने यहाँ पे इसको ज्वाइन नहीं किया है, और 23 इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस की तरह ही रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब हम सीखेंगे तब उसके बाद भी इसको फुली तरह ज्वाइन करेंगे। तो इसमें एक करंट अफेयर्स आगे मैं बताऊंगी, और वो ये है कि अब तक आपने देखा होगा केवल अफगानिस्तान ने ही ये 2016 में रिसेंटली ज्वाइन किया था। लास्ट मेंबर थे ये 164 के, और अभी जो मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुआ है अब जाके जब फरवरी 2024 में, तो 2 और देश ऐसे हैं जो ज्वाइन किए हैं, और आज को इसका जो नंबर है वो चेंज हो गया है 166 में। क्या ये आपको पता था? पता था तो कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो अब के टाइम पे यहाँ 164 मेंबर्स है, 23 ऑब्जर्व गवर्नमेंट यहाँ पे दिखता है। इन एडिशन टू स्टेट, इसके साथ में यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड यूरोपियन यूनियन का कंट्री यहाँ पे अलग से मेंबर है, मतलब कि एज एन यूनियन EU यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन अलग से यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने मेंबर्स हैं इसमें से WTO में अलग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब देखो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कि मीटिंग होती कैसी है।
सबसे ऊपर यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हम बोलते हैं ना कि इसमें सारे मेंबर्स मिलते हैं, तो 166 हो गए अभी, तो 164 को ही रख के पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में नया मेंबर्स को भी देखेंगे। तो 164 मेंबर्स इसमें मिल गए, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में 3 ऐसी बॉडी होती है जो अलग अलग चीज़ों को लेके डिस्कस करती है। डे टू डे लाइफ में या फिर कोई भी टॉपिक में अगर डिस्कस करना है तो जनरल काउंसिल यहाँ पे बोलते हैं, और ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के सारे मेंबर जनरल काउंसिल में होते हैं। और अगर इनके बीच में मान लीजिए कि कोई 2 देश 3 देश के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है व्यापार को लेके, तो उसको सुलझाने का काम है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी करती है। और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू कि भाई ट्रेड पॉलिसी जो WTO ने बनाई है क्या इसमें कोई चेंजेस करना है, अभी आपको पता चलेगा जब ये मिलते हैं तो क्या 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 टॉपिक में बात करते हैं। हर एक राउंड में इनका अलग से जाके एक डिस्कशन शुरू होता है, फिर वो वहीं अटक जाता है, या फिर वो उसको सॉल्व करते हैं, तो कोई राउंड में हो जाता है सॉल्व, कोई राउंड में नहीं होता है सॉल्व। तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू भी इनकी एक बॉडी है। और इनके अंदर में अगर आप देखोगे तो ये जनरल काउंसिल अलग से काम करती है गुड्स काउंसिल की तरह, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल की तरह और सर्विस काउंसिल की तरह। सर्विस आपको पता चल गया, जो भी एक सर्विस आज के टाइम पे ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सर्विस नहीं है, हम खुद ही वो चीज़ इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि इसकी जो है सर्विस बहुत अच्छी है। हम बोलते हैं ना, जैसे घर की आप वॉशिंग मशीन ले लो, फ्रिज ले लो, बोलते हैं कि कस्टमर सर्विस में आप फ़ोन कर दो, AC ले लो। तो सर्विस अगर आप देखो कि 5 इयर्स वारंटी के साथ में आपको सर्विस अच्छी मिलेगी तो आप फट से जाके ले लेते हो, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल ये भी है कि ऐसे कोई चीज़ जो मैंने बोला ना ट्रेड हो रहा है लेकिन इसके साथ में कोई कॉपीराइट का इशू हो गया या फिर कोई पैटेंट का इशू हो गया, तो इसमें तो जैसे मेडिसिन्स वगैरह अगर एक डेवलप कंट्रीज़ आके डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेडिसिन्स बेच रही है, तो वो अगर कल को विश्वास करके, क्योंकि देखो ऐसे तो उनके पास में ये लाइसेंस नहीं दिया जाएगा कि ठीक है 20 साल के लिए आपको जो है वो इंडिया के मार्केट में आप ये मेडिसिन बेच सकते हो। आपको पता है छोटा मोटे जो पैरासीटामोल है वो नहीं मैं बोल रही हूँ, ऐसी बीमारी का जिसका बहुत लंबे समय तक उसका इलाज चलता रहता है और इसकी इलाज जो है वो इतनी कॉस्टली होती है, वो कॉस्टली एक्चुअली में नहीं होती, वो कॉस्टली होती है इसकी मेडिसिन की वजह से। तो आज के टाइम पे इंडिया ने जेनेरिक मेडिसिन को लेके जब बात की है तो इसमें ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा कोई कंपनी होगा जो इंडिया में आके बोलेगा कि मुझे अपनी जो मेडिसिन है वो बेचनी है। तो फॉर एग्जांपल्स कैंसर के लिए या फिर कोई एड्स के लिए या फिर TB के लिए, कुछ भी ऐसी बीमारी है जो ठीक मतलब इतनी जल्दी जो है वो ठीक नहीं हो सकती, और इनकी जो मेडिसिन है ना ये 3 लाख 4 लाख ऐसे में बेचते हैं एक स्ट्रिप्स जो है। अब क्या है कि इंडिया को ज़रूरत है क्योंकि इंडिया को भी ऐसी मेडिसिन चाहिए जिसमें अगर यहाँ कोई अफोर्ड कर सकता है तो इंडिया कैसे मना करे फिर, कि नहीं तो फिर एक देश में ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने उसको टोटली बैन करके रखा है। तो इंडिया अलाउ कर देता है, मान लो कि 20 साल के लिए अलाउ कर दिया। अब अलाउ करने के बाद में इसको कंपलसरी लाइसेंसेस भी बोलते हैं कि बाद में अगर 20 साल के बाद में आपको दोबारा लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो इंडिया में ये जो कंपलसरी लाइसेंस, आप ना करंट अफेयर्स जब पढ़ोगे तो ये सब चीज़ को अच्छे से देख के पढ़ना, ठीक है। कंपलसरी लाइसेंस की जब बात होती है तो इंडिया इसमें देने के लिए मना करता है। उल्टा जब इनको लाइसेंस मिलती है ऐसे, तो ये लोग क्या करते हैं, इनको सबमिट करना पड़ता है कि ये सारे मेडिसिन में क्या क्या है, मतलब कि आपने क्या क्या यूज़ किया है, ठीक है। तो यूज़ करने के साथ में इंडिया के पास में ये सीक्रेट होता है। अब मान लो कि कल को इंडिया ने इसका यूज़ करके कुछ अपना ही मेडिसिन बना के अगर अपने लोगों को चीप प्राइस में दे दिया, तो तब ये चले जाएंगे WTO में। क्या इंडिया ऐसा कर रहा है? यस। कैसे कर रहा है कि हम ना अपने रूल्स को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हम एथिकल कंट्री हैं, हम किसी की हेल्प करने से भी रुकेंगे नहीं। अब ये क्या है, कंपलसरी लाइसेंस ना देने की वजह से 20 साल में इनका जो है वो, या 20 साल का या 25 साल का इनका जो मतलब जो क्या बोलते हैं कमिटमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। अब कमिटमेंट कंप्लीट होते ही क्या होगा, इंडिया बोलेगा टाटा बाय बाय, ठीक है। अब क्या है वो टाटा बाय बाय कि अब हम आपको दोबारा नहीं देंगे। अब इंडिया के पास तो इनकी जो कॉम्पोजिशंस है जिन्होंने इन्होंने सबमिट किया है, अब ये है इंडिया के पास में। इंडिया क्या करता है, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके जेनेरिक मेडिसिन बनाता है। जेनेरिक मेडिसिन बनाने का कॉस्ट जो ये लोग 2 लाख 3 लाख ऐसे लेते थे, इंडिया केवल 1 रुपये 2 रुपये में देता है। और ये आज के जन औषधि केंद्र जो इंडिया का अभी
सामने से निकल के आ रहा है वो यही जेनेरिक मेडिसिन बेचता है, ठीक है। और ये जेनेरिक मेडिसिन इंडिया किसको हेल्प करता है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज जैसे कि अफ्रीकन नेशंस को ऐसे मेडिसिन इंडिया बना के फ्री में या फिर बहुत नॉमिनल अमाउंट में देता है। अब ये सारी चीज़ को लेके ही इंडिया फंसा रहता है WTO में। तो जब आपको समझ में आए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल ये सारी चीज़ों को लेके डील करता है। अब ये ना गुड्स में आता है ना सर्विसेज में आता है, इनकी कुछ अलग ही फंड है। तो ये याद रखना, ठीक है, ये डायग्राम याद रखना। अब देखो कि थोड़ा सा इसको देखने के बाद में, तो ये हाईएस्ट अथॉरिटी अगर आप देखोगे इसमें कौन है, तो वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ही जिसको बोला जाता है। और ये मिलती है हर एक 2 साल में, ठीक है, 2 साल में मिलती है। तो अभी 2024 में मिला है, तो 2024 इनका जो नेक्स्ट मीटिंग होगा वो 2026 में देखने को मिलेगा, ठीक है, राइट। उसके बाद इन बिटवीन अभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है, इनका जो डेली काम है ये 3 बॉडीज़ देखती है, जो मैंने बोला ना 3 बॉडीज़ देखती है, जो भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई है ये देखते हैं। उसके बाद में आती है जनरल काउंसिल। तो जनरल काउंसिल WTO का हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडी, मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, भाई डिसीजन कौन लेता है, तो वो है जनरल काउंसिल इसमें भी। और ये ना जिनीवा में है, और इसका जो मीटिंग रेगुलरली टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ WTO। इस अच्छे से समझो कि ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ये हर एक 2 साल में होता है, और ये हाईएस्ट बॉडी है इसकी WTO को। लेकिन ये डिसीजन कौन लेता है, जनरल काउंसिल लेता है, कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम नहीं करना चाहिए। इनके अंदर में ये मिलके 3 अलग अलग टॉपिक में इनका जो बटा हुआ है काम, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं इसमें, तो अगर आप देखोगे तो ऑल मेंबर्स गवर्नमेंट जिसके साथ में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एंड हैज़ एन अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। कभी कभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हो जाती है, लेकिन डिसीजन ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये भी जनरल काउंसिल लेता है। तो हाईएस्ट डिसीजन बॉडी इज जनरल काउंसिल, राइट। और जब ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अगर 2 साल में मिल रहा है, इसके बीच में अगर कुछ बात है, कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो ये जनरल काउंसिल ही डिसाइड करता है। समझ में आ गया। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस होती है 2 साल में, लेकिन ये 2 साल के अंदर में अगर कुछ होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो इसकी जो WTO की जनरल काउंसिल है ये यहाँ पे डिसीजन लेती है। इसके साथ में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो मैंने बताया था कि हर एक देश में अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर इंडिया ने ऐसी कुछ जेनरिक मेडिसिन को लेके अगर कुछ किया है, तो फिर ये भागते भागते जाएंगे WTO के पास में। अब बोलेंगे देखो आपने तो बोला था कि ट्रेड को अच्छे से आप होने देंगे, अब इंडिया ने तो ऐसे कर दिया। तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, यहाँ पे जाके आप बात कर सकते हो, डिस्प्यूट जो मैकेनिज्म है उसको सुलझा सकते हो। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है WTO का, ठीक है। अब ये डिस्प्यूट मैकेनिज्म आपने वर्ल्ड बैंक में भी देखा था, लेकिन देखा था कि वर्ल्ड बैंक में इंडिया उसमें जो है वो मेंबर नहीं है, राइट। कुछ याद आया, चलो। तो विदाउट द मीन्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट द रूल्स बेस्ड सिस्टम्स वुड बी इफेक्टिव। तो बोलता है कि जब तक आप सुलझाने के लिए एक ऐसी संस्था नहीं बना दोगे, तब तक रूल्स कोई मानेगा ही नहीं, कोई करेगा ही नहीं किसी के बीच में व्यापार। तो ये एक ऐसे सेटलमेंट बॉडी की तरह दिखता है। अच्छा, अब यहाँ से समझते हैं कुछ कि WTO में कौन काम करता है, कैसे इसको लेके। अच्छा, आपको ये नहीं दिख रही थी ना PPT, अच्छा ओके, मैंने अभी तक ये दिखाया, मैंने जनरल काउंसिल के बारे में बताया था, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, ठीक है। तो आपको ये PPT है, थोड़ा सा चेंज हो गया था, सॉरी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के ऊपर मैंने मार्क करके बताया कि ये सेंट्रल पिलर है इसका, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कुछ ऐसे समझते हैं। एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव है WTO का, वो आप ऐसे बोल सकते हो कि टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना ही इनका एक मात्र ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये है इनका लक्ष्य। उसके बाद दूसरा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में अगर कोई दुविधा आ रही है,
कोई बैरियर्स आ रहा है, तो ये चाहेंगे कि ये इनको क्लियर करे, राइट। कोई बैरियर्स है, तो बैरियर को लेके किस तरह की बैरियर हो सकती है, ये आया अभी मुद्दे की बात। अब बैरियर अगर आप देखोगे ना, ट्रेड बैरियर, तो ये दो तरीके से हो सकता है, इसको आपको बना के चलना है, ठीक है। समझते हुए बनाइए डायग्राम। एक होता है टैरिफ के थ्रू और दूसरा होता है नॉन टैरिफ के थ्रू। अब टैरिफ क्या होता है, टैरिफ मतलब कि अगर मान लो कि हमारे डोमेस्टिक में अगर एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है, ठीक है। अब चाइना उसको 30 रुपये में सेम चीज़ को बना के भेज रहा है, तो इंडिया का प्रोडक्ट चाइना के प्रोडक्ट के सामने कौन जाके खरीदेगा, इंडिया के खुद के मार्केट में, तो हमारे प्रोड्यूसर को तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो अब ये तो चाइना खुद ही बता सकता है कि कैसे इतना कम उसमें बना देता है, क्या क्या उसमें घोटाला करता है। यार गोभी की सब्जी, सॉरी गोभी की सब्जी बोलिए, गोभी, उसके अलावा जितनी भी जो भी आजकल के वेजिटेबल्स है वो खुद ही प्लास्टिक का बना रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। अभी इंडिया इसलिए बोलता है ना कि ट्रस्ट इशू है। तो इस तरह की चीज़ें अगर इंडिया को अगर अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना है, तो मान लो कि इसमें ना ड्यूटी लगा देगा। अब ड्यूटी मतलब कि ऐसे कर देगा इंडिया कि आप जब इंडिया के मतलब चाइनीज़ जब प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा तो कस्टम ड्यूटी इसमें लगा दिया जाएगा, और कस्टम की ड्यूटी की वजह से इसका जो प्राइस है ना 80 रुपये हो जाएगा मार्केट में, तब भी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ये इतना डिफरेंस नहीं है ना। अब क्या है कि कस्टमर इसमें चुन सकते हैं कि उनको क्वालिटी में जाना है या फिर क्वालिटी के साथ में क्वालिटी ना पूछे, तो उसमें तो लिखा रहता है कि गारंटी नहीं है चाइनीज़ प्रोडक्ट की, तो उसको 80 रुपये में वो ख़रीद लेगा। तो ये होता है टैरिफ बैरियर, ठीक है, कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने प्रोड्यूसर को अपने बचाने के लिए, मार्केट को बचाने के लिए टैरिफ जैसे बैरियर हर कंट्री लगा देती है। नॉन टैरिफ बैरियर भी होता है, जैसे कि फेवरेटिज्म करना, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर में अपने ही चीज़ों को इतना ज़्यादा, अपने ही फार्मर्स को या फिर अपने ही लोगों को इतना ज़्यादा यहाँ सपोर्ट करना कि इनकी जो चीज़ें अगर मार्केट में आए भी तो भी हम अपनी जो ट्रीटमेंट है वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए थोड़ा ज़्यादा हम कर रहे हैं। तो बात समझना, यहाँ पे हम टैक्स लगा रहे हैं, यहाँ पे अपने लोगों को एक सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रेड बैरियर आपको दिखता है। आगे और भी है, समझते हैं अच्छे से। तो क्या बैरियर है, ये जो टैरिफ है इसको लेके कौन कौन सी चीज WTO के अंदर है, कौन देखता है इसको, वो है गैट, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। गैट्स भी है, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड सर्विसेज, राइट। ये दो इसमें देखने को मिलता है। नॉन टैरिफ में अगर आप देखोगे तो फेवरेटिज्म दिखता है, ठीक है। फेवरेटिज्म में जैसे कि हाई सब्सिडी दे देना, और बाकी की जो प्रोडक्ट है वो सब्सिडी देने की वजह से उस लोग ये बोलते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कॉस्टली दिखता है, और सरकार उनको इतना ज़्यादा सब्सिडी दे देती है कि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए, फेयर ट्रेड होना चाहिए, ऐसे बोल के नॉन टैरिफ को लेके काफ़ी जो है न्यूज़ आती रहती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बैरियर जो अगर इंटरनेशनल लेवल में कोई लगा सकता है ट्रेड का, व्यापार का, तो वो होगा टैरिफ का और नॉन टैरिफ का। टैरिफ मतलब कि कुछ ऐसे एडिशनल इसमें टैक्स ऐड किया जाएगा। मान लो कि एक एग्जांपल देके इसको समझते हैं, ठीक है। मान लो कि इंडिया से, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो है यूरोपियन यूनियन जा रही है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जा रही है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ को लगेगा कि इंडिया से आने वाली चीज़ों को वो थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लगा के इंडिया की जो प्रोडक्ट है वो उनके मार्केट में कम से कम तो ना बिके, मतलब कि उसकी दाम जो है वो ज़्यादा कर ले, ताकि इंडिया का जो इसमें व्यापार भी हो, ठीक है। जो चाहेंगे वो इंडिया से इंडिया की चीज़ें खरीदेंगे, नहीं चाहिए तो वो वहाँ की चीज़ें खरीदेंगे बाकी लोग। तो इसको लोग क्या बोलोगे कि ये एक ऐसा बैरियर दिखता है, ये एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन दिखता है जो सामने से अपना देश की मार्केट को बचाने के लिए हर एक कंट्री करता है। तो कैसे करता है, टैक्स लगा के। इसको अगर मान लो कि कोई कंट्री ऐसा कर रहा है,
अगर इंडिया का तो ऐसा नहीं होता इसमें, लेकिन मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि चाइना के ऊपर अगर इंडिया ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो चाइना सीधा मान लो कि WTO चले गया कि इंडिया के प्रोडक्ट के सामने मेरे प्रोडक्ट को ज़्यादा कॉस्टली बनाने के लिए इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो इसको आप बोलोगे टैरिफ बैरियर, कि इंडिया ने इसके ऊपर टैरिफ बैरियर करा दिया। ठीक है, इसको बचाने के लिए दो ऐसे मेजर्स है WTO का। एक है जनरल एग्रीमेंट फॉर टैक्स ट्रेड एंड जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड एंड सर्विस। अब इसको क्या है कि ये वाला समझ में आ गया आपको। नॉन टैरिफ के लिए क्या हो सकता है, मान लो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो वो एक देश अपना एक वो लगा दे कि देखो अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडिया से आ रहा है तो उसमें जो है वो ऐसी कार हम लेंगे जिसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है उसमें लगनी चाहिए, या फिर हमारे यहाँ पे तो जो कार है वो लोग ऐसे ही प्रीफर करते हैं, तो हम तब तक वो आपकी प्रोडक्ट नहीं लेंगे जब तक कि ये सारे कंडीशंस को रखते हुए आपने वो प्रोडक्ट नहीं बनाया। मान लो कि इंडिया के ऊपर कोई ऐसे डेवलप कंट्रीज़ बोल रहा है, तो उस समय ये हो जाएगा नॉन टैरिफ बैरियर। तो नॉन टैरिफ बैरियर में जब आपको देखने को मिलेगा तो ये जाना जाएगा एक तो नॉन फूड आइटम्स के लिए, ठीक है, नॉन फूड्स के लिए होता है कि ऐसे कोई चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग फूड लेवल का ना हो लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा देश है USA या फिर यूरोपियन यूनियन तो कंडीशन लगा दिया कि हाँ ऐसा कोई कार है या फिर ऐसा कोई चीज़ है जो जिसमें ये सारी चीज़ें कंडीशन हो तभी हम अपने मार्केट में इसको लेंगे, वरना नहीं। तो देखो जानबूझ के उनका जो व्यापार है वो उनसे करना नहीं चाहते, लेकिन अब WTO के मेंबर है तो करना पड़ेगा। और दूसरा आता है इसमें फूड का, कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है आपस में भेजी जाती है तो वो फूड के ऊपर भी जो है नॉन टैरिफ बैरियर लगा सकते हैं। और एक होता है सब्सिडी के थ्रू वो ऐसे जो उसके जो वहाँ के जो डोमेस्टिक लेवल के जो फार्मर्स होते हैं अपनी मार्केट बचाने के लिए वो सबसे ज़्यादा सब्सिडी दे देते हैं, सरकार उनको हेल्प करती है। तो नॉन फूड को लेके अगर मान लो कि ऐसा कोई बैरियर खड़ा हो रहा है वर्ल्ड ट्रेड में, तो इसको निपटाने के लिए यहाँ पे एक ऐसा एग्रीमेंट है, वो है टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ठीक है, ये WTO में इसको लेके जा सकते हैं। फूड को लेके अगर है तो SPS बोलते हैं, जैसे कि सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। आपको सुनने में आया होगा कि जब भी आम का जब मौसम आता है तो ये जो आम है अल्फांसो आम जो बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, ये बहुत ज़्यादा इंडिया से बाहर जाता है। ठीक है, और इसमें यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये बोल के इसको मना कर दिया था कि इसमें है ना हाइजीनिक तरीके से इंडिया जो इसको पैक करके नहीं बेचता है, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा पतंगी मिली थी या फिर मक्खी मिली थी, ऐसे बोल के इन्होंने ये कर दिया। अगर ऐसा कुछ है तो WTO के सामने इनको जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा कि इन्होंने क्यों ऐसे चीज़ों को मना कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए जो भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है बहुत सारी चीज़ों को लेके दिमाग में रखती है ताकि ये सारी चीज़ों को लेके उनका जो प्रोडक्ट है वो वापस ना हो जाए। तो फिर इंडिया जाएगा फिर WTO में, या फिर इंडिया ने कभी किसी के साथ ऐसा किया है तो फिर वो जा सकता है इंडिया के खिलाफ ऐसे। तो ये सब क्या है, इसमें टैक्स नहीं लगाया, लेकिन ये अलग अलग तरीके से मतलब आइडियाज़ है जिसको लेके वो चाहते हैं कि मतलब वो उनसे ट्रेड ना करे या फिर उनका सामान जो है ज़्यादा आए। हाँ, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म टेक्निक मेशर्स, कि अपना मार्केट बचाना है लेकिन उसके अलावा अपना जो बनाया हुआ है वो दूसरे के मार्केट में पहुंचाना भी है, तो WTO में आना पड़ेगा फिर। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा एक ऐसा है कि अपने ही फार्मर्स को वो कुछ सब्सिडी दे दिया जाता है कि ये लो भाई, अगर मान लो कि एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक चीज़ का 100 रुपये है और सरकार ने इसको 60 रुपये जो अपनी तरफ से दे दिया, तो भाई इसका तो केवल 40 रुपये पड़ेगा। अब 40 रुपये इसका टोटल कॉस्ट है, तो बाकियों को ऐसा लगेगा कि हमारी चीज़ें जब यहाँ पे आएगी तो ये बहुत ज़्यादा चीप इंडिया की प्रोडक्ट लगेगी उसके सामने। ठीक है, तो इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं कि सरकार खुद ही इसमें इसका मदद करे। तो ऐसा है सब्सिडी को लेके, यही सब्सिडी को लेके यहाँ हमेशा ही बात चलती है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि 3 तरह की सब्सिडी दिया जाता है। और जैसे मैंने आपको बोला था ये फूड को लेके,
ये फूड को लेके अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो है सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर्स, ठीक है। और सब्सिडी में भी जो दो तरह की, इसको और थोड़ा बांट के देखते हैं, ये जो सब्सिडी है ये भी जो सरकार है ना डोमेस्टिक लेवल की, वो फूड में दे सकती है या फिर नॉन फूड में दे सकती है, ठीक है। नॉन फूड में अगर देती है तो इसको आप बोलोगे सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग मेजर। मतलब कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी सुना है इकोनॉमी में, तो जो भी प्रोडक्ट है अगर आप उसको मतलब सब्सिडी आपने इतना दिया हुआ है कि वो सब्सिडी को बचाने के लिए आप उसमें काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देते हो दूसरे प्रोडक्ट का, जैसे कि खाने वाने की चीज़ ना होते हुए दूसरी कोई चीज़। या अगर फूड को लेके अगर आप सब्सिडी दे रहे हो, जो कि इंडिया में जो है, इंडिया इसीलिए WTO के सामने ज़्यादा जाता है क्योंकि वो फूड में ज़्यादा सब्सिडी देता है। तो इसके लिए एक एग्रीमेंट है, वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रो या एग्रीकल्चर ठीक है। तो AOA बोलते हैं इसको, यही चीज़ मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये किसके लिए है, ये पूरा कहानी याद रखो, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर विथ इफेक्ट स्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO से है, लेकिन ये क्या है, ये फूड में सब्सिडी देने के लिए है। तो सारे एग्रीमेंट अच्छे से आप इसका डायग्राम बना के रखो कि सबसे पहले तो बैरियर लगाते हैं, तो बैरियर को कम करना WTO का काम है। WTO देखता है कि बैरियर किस तरीके से लगा हुआ है, टैरिफ, नॉन टैरिफ। टैरिफ टैक्स के थ्रू जो है वो लगा सकते हैं ताकि हमारे मार्केट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया जो टैरिफ यूज़ करके टैक्स ज़्यादा लगा सकता है चाइनीज़ प्रोडक्ट में, इसके लिए एग्रीमेंट है। और नॉन टैरिफ के लिए जैसे कि अपने ही जगह पे अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बोल देंगे कि बाहर की कोई चीज़ आए तो वो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए भी अलग से एग्रीमेंट है, ठीक है। तो 3 एग्रीमेंट जो है वो नॉन टैरिफ की तरह आपको देखने को मिलेगा कि नॉन टैरिफ अगर नॉन फूड के लिए है, खाने वाले पदार्थ के लिए है, फूड के लिए, या फिर वो अपनी जो मार्केट है वो सब्सिडी देके प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सब्सिडी के अंदर बात चलेगी तो सब्सिडी वो नॉन फूड में दे रहे हैं या फिर फूड में दे रहे हैं। फूड में दे रहे हैं तो उसके लिए है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये एग्रीमेंट एक है जो WTO ने बनाया है। अब इसको जिसने साइन किया है उसको लेके ये सारी चीज़ों को मानना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर में ये डिस्क्राइब किया है कि अगर आप जो सब्सिडी दे रहे हो तो वो सब्सिडी को 3 अलग अलग कलर के बॉक्स के सब्सिडी के साथ में इसको डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स की जो सब्सिडी है इसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी वो आप दे सकते हो, कोई भी देश अपने फार्मर्स को दे सकता है ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी, जैसे कि पेस्ट कंट्रोल करना, या फिर आप मान लो कि कोई इंडिया जो है R&D की मदद कर रहा है, कोई उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो है उसमें हेल्प कर रहा है, तो ये सारी चीज़ ग्रीन बॉक्स के अंदर आएगी और ये परमिशेबल है। और इसके बीच में ब्लू बॉक्स आता है, लेकिन इससे पहले एम्पर बॉक्स में बता देती हूँ। एम्पर बॉक्स की जो सब्सिडी है अगर आप देखोगे ये वो सब्सिडी है जिसको लिमिट में रखा गया है कि आप दे सकते हो लेकिन लिमिटेड देना है। जैसे कि एनकरेज ना करें आप एक फार्मर्स को एक ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, ऐसी कोई सब्सिडी है तो वो एम्बर सब्सिडी के लिए रखी गई है। जैसे कि फर्टिलाइज़र की सब्सिडी देना, जैसे कि अगर इसको ज़्यादा कर दिया सरकार ने तो हो सकता है प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, उनका इनकम भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको ना थोड़ा लिमिटेड है कि भाई आप ज़्यादा एकदम से नहीं कर सकते, आपको लिमिटेड ही देना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जिससे उत्पादन बढ़ रहा हो, जैसे फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, MSP प्राइजेस, ये सब एम्पर बॉक्स के अंदर में रखा गया है। ब्लू बॉक्सेस की ऐसी है जहां आप देखोगे नॉट इंक्रीज विद द प्रोडक्शन, ठीक है। तो ओनली प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज देना है, आप प्रोडक्शन के साथ साथ इसमें सब्सिडी नहीं दे सकते, इसको ब्लू बॉक्स के सब्सिडी में रखा गया। अलग तरीके से अगर आप देखोगे तो ये वैसी सब्सिडी है जो ना ग्रीन बॉक्स में आता है ना एम्पर बॉक्स में आता है। तो ये ऐसी सब्सिडी यहाँ पे ये एग्रीमेंट के अंदर बोला गया। तो डेवलप कंट्रीज़ को ये सब्सिडीज़ को लेके हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो एक नेगोशिएशन जब आया एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर, ये बोला गया कि इसको ना 1995 से स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, हम अपने फार्मर्स को 5% जो है वो सब्सिडी देते हैं, ठीक है, 5%। तो ये जो WTO था
इनके बीच में हमेशा दो ही लोग बैठेंगे, एक होता है डेवलपिंग कंट्रीज़, एक होता है डेवलप कंट्रीज़। डेवलप कंट्रीज़ ने बोला, WTO ने बोला ठीक है आप अपने फार्मर्स को 5% जो है वो सब्सिडी दे सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर बात हुई। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ अगर मान लो कि केवल मतलब कल को अगर इतनी ज़्यादा डेवलप कंट्री है तो वो केवल 5% ही सब्सिडी अगर देगी तो भी उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उनके पास सुविधा ज़्यादा है। अगर यही सारी चीज़ें अगर इक्वली अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया है उसमें उनको भी बोला जाए कि ये आप अपनाइए, तब इनके कंपैरिजन में ये कभी भी इक्वल नहीं आ पाएंगे। कैसे नहीं आ पाएंगे? क्योंकि इनका प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे अलग ही ज़्यादा जो है वो हमारी अलग ही प्रॉब्लम चलती रहती है। तो इंडिया ने बोला नहीं हमें 10% चाहिए, ठीक है। तो इंडिया ने इसमें माना कि हम जो है अपनी सब्सिडी को 10% ही रखेंगे। इंडिया ने बोला कि हम सब्सिडी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पावर्टी को घटाना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पे चेंज करनी है। तो जब तक सरकार जो है वैसे सपोर्ट नहीं करेगी तो प्रोडक्शन लेवल वगैरह जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इसको लेके एक बात चली रही थी। फिर उसके बाद में जब उन्होंने बोला कि ठीक है एक टाइम फिक्स करते हैं, तो ये टाइम को देखते हुए जब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती गई तो बाली सब्मिट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हुई थी 2013 में, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि थोड़े दिनों तक इसको जो है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और ये बोला गया कि बाली सब्मिट में ये भी बोला गया कि नहीं ये जो 5% और 10% का है इसको इंडिया और अलग देश जो डेवलप कंट्री है इसको वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको लेके पीस क्लॉज जो यहाँ पे साइन हुई थी। तो पीस क्लॉज क्या है? पीस क्लॉज ये बोलता है कि यस इंडिया कैन कंटिन्यू द सब्सिडी टू देयर फार्मर्स टिल 2017। तो ऐसे बोल के बाली सब्मिट में जो है एक जो सबमिट सामने निकल गया। उसके अलावा यही बाली सबमिट में और एक चीज़ निकल के आई थी और वो था कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। तो ये क्या है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट? और ये बोला गया कि देखो अब ये एग्रीमेंट एक है जिसमें साइन करना होगा कि आप अपने डोमेस्टिक लेवल में इतना इजी बना दोगे कि व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे कस्टम से चीज़ों को निकालने के लिए, पेपर वर्क वगैरह जो है बहुत जल्दी जल्दी करके दे दोगे। ऐसा करोगे कि इसमें से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कि वर्ल्ड बैंक भी आपको पता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट निकालता है कि बहुत अच्छे से जो है ट्रेड हर एक देश एक दूसरे से कर पाए। तो इसके लिए अपने मान लो कि खुंदस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा देर तक जो है उसकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टम में रखेंगे, क्लियरेंस जल्दी नहीं देंगे, ये सब नहीं करना है। ये सब चीज़ को निकालते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन करो और अपने देश में ऐसे कुछ चीज़ करो कि जल्दी जल्दी जो है वो ट्रेड को लेकर अगर कोई देश आए तो वो फंसा महसूस ना करे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले जो राउंड हुआ था इसमें 2011 में जो है दोहा राउंड हुआ था, यही बात वहाँ पे भी चली थी। बाली सबमिट में ये इस चीज़ को जो एग्री किया गया, ठीक है। और ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है इसके ऊपर भी बात की। लेकिन एग्रीकल्चर कभी भी देखना कि अभी भी जाके इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि इंडिया जो है G33 कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है और ये बोलता है कि हम ये जो ग्रीन बॉक्स वाली चीज़ें हैं ये तो आप बोल दियो, लेकिन ये जो एम्पर बॉक्स वाली चीज़ें हैं इसको भी हम कम नहीं कर सकते, इसमें भी हमें जो है सब्सिडी देना पड़ेगा, ठीक है। तो वांटेड पब्लिक स्टॉक होल्डिंग टू बी मूव टू दी ग्रीन बॉक्स। तो बोलता है कि इसमें से ऐसा क्यों करा है आपने कि एम्बर बॉक्स में रखा हुआ, इसको आप ग्रीन बॉक्स में डाल दो ना, कि जो चीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको सब्सिडी देने के लिए, तो वो चीज़ आपने एम्पर बॉक्स में क्यों रखा हुआ। इंडिया हमेशा ही इस चीज़ को लेके WTO में लड़ता है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखोगे तो 2011 में यहाँ पे दोहा में हुआ था, 2013 में कहाँ पे हुआ था, बाली समिट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 2015 में नैरोबी में हुआ था, इसको नोट कर लेना। देन 2017 में अर्जेंटीना में हुआ था, ठीक है। 2019 में होना था, कोविड आ गया, तो उसके बाद 2020 में इन्होंने सोचा कि करते हैं तो जो कज़ाकिस्तान में, लेकिन ये 2022 में हुआ। एंड देन नाउ 2024 में ये जो रिसेंट यहाँ पे दिखेगा आपको,
आबू धाबी में ये हुआ था, ठीक है। तो अभी आबू धाबी में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है, 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो ये वॉर जो है वो चल रहा है चाइनीज़ ऐप को लेके और फिशरीज़ को लेके, ठीक है। तो चाइनीज़ मोबाइल ऐप इंडिया ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैन कर दिया है, जिसकी वजह से जो है चाइना जो है वो WTO की तरफ चला गया। इंडिया ने बोला हम अपना जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से हम ब्लॉक करें, क्योंकि कुछ सारी चीज़ें जो सस्पिशियस इंडिया को लगा। उसी तरह फिशरीज सब्सिडीज़ जो है इंडिया बहुत ज़्यादा दे रहा है। फिशरीज़ जो है वो उसको प्रमोट करने के लिए इंडिया जो है फिशरमैन्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है। तो इसके ऊपर भी जो बाकी जो आइलैंड कंट्रीज़ है वो इंडिया के खिलाफ, जैसे कि नॉर्वे, चाइना, जापान, इन्होंने जो है वो बोला है कि आप जो है बहुत ज़्यादा फेवर दे रहे हो अपने, तो हमारे यहाँ से जो है वो इसको इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया ने बोला कि हम कॉमन तो है बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको लेके चलो, आप ऑलरेडी जो है डेवलप हो गए हो, हमें डेवलप होना है, तो इट्स अ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिया हमेशा ही यही बोलता है, और ये भी बोला है कि इंडिया ने ये प्रपोज किया है कि भाई ये जो स्टैंड स्टिल जो आप बोल रहे हो ना कि अभी के लिए पीस क्लॉज जो आपने दिया है कि हाँ भाई अभी आप यूज़ कर सकते हो सब्सिडी, तो ये नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, ठीक है, 25 ईयर्स फ्रॉम द कंट्रीज इन यूरोप एज वेल एज अदर कंट्रीज फॉर फिशिंग। तो आपको 25 साल के लिए बढ़ा देना चाहिए फिशरीज़ के लिए, कि हम अगर सब्सिडी दें तो भी डेवलप कंट्रीज़ को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अभी के लिए जो करंट अफेयर्स है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा कि 166 मेंबर जो है अभी ज्वाइंट हो गए हैं। तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज जैसे कि ये कॉमरोस एंड टिमोर-लेस्टे, ये ऐसे कंट्री है जो अभी के टाइम पे ज्वाइन हुए हैं WTO में। और अब जब यहाँ पे बात हुई थी तो वापस ये ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के ऊपर इन्होंने बात किया, और ये भी इसमें डिस्कस हुआ कि मान लीजिए कि अभी बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव करके उसको इकोनॉमी आ रही है, तो क्या फिर अभी जो ये 5% वाला जो रूल्स है और 10% वाला रूल्स है और सब्सिडी वाला जो रूल्स है ये उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा? तो इतनी जल्दी फिर ये ठीक नहीं है। तो इसमें ये बोला गया है कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को एक ब्रेक देना चाहिए। तो वन सिग्निफिकेंट आउटकम इसमें से ये निकल के आया कि जो कंट्रीज इसमें ट्रांजिशन स्टेज में हैं, जो कि लीस्ट डेवलप कंट्री से अभी थोड़े ऊपर उठ के आ रहा है, और जिसको डिफाइन किया है UN ने कि अभी वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो इनको ऐसा करना चाहिए कि इनका ये जो प्रेफरेंशियल मार्केट है, जिनके इसके ऊपर मतलब इतनी ज़्यादा जो है वो ये नहीं लगाया गया था कि आपको भी डेवलप कंट्रीज़ की तरह ही चलना पड़ेगा, इनको और थोड़ा बेनिफिट्स के साथ में ये जो ये अभी तक जो फ़ायदा उठा रहे थे इनको बड़ा मतलब रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुआ था। आपको इसमें क्या करना है, ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है इसको थोड़ा और ज़्यादा डीप में जाके पढ़िएगा कि क्या क्या चीज़ है इसमें से एक्स्ट्रा इंडिया ने यहाँ पे बात की थी। तो मैंने तो अपने नोट्स में लगा दिया है, वो हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी इंडिया ने इसमें कैसे स्टैंड लिया है, और इंडिया ने फिशिंग को लेके बहुत अच्छा स्टैंड लिया है यहाँ पे, और इंडस्ट्रियलाइज वेसल है उनके पास में, हाई स्पीड बोट है, तो वो तो उनको सब्सिडी ना भी दे तो भी ऐसे दे सकते हैं। हमारे पास तो ऐसा नहीं है, हम तो फिशरमैन को यहाँ पे सब्सिडी देना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट 25 साल तक तो आप हमें कुछ बोलिएगा मत, हम चाहते हैं कि WTO में ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जिसमें ये 25 साल तक हमसे कोई क्वेश्चन ना करे फिशरीज़ को लेके, ठीक है। तो WTO में से जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि ये कैसे काम चलता है, इसको लेके क्या क्या एग्रीमेंट जो है WTO में है, कौन सा एग्रीमेंट किसके लिए है, वर्ल्ड ट्रेड को लेके कैसे मतलब एक क्लैरिटी के साथ में आप कोई भी अगर करंट अफेयर्स आएगा तो उसके पीछे की चीज़ें आप समझ जाओगे, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे जैसा भी बनेगा वो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, क्वेश्चंस आप WTO को देख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, बट फ्यूचर के जो क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर्स को रिलेट करके ही आते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ जितने भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है ये आपको पता होना चाहिए, और एट प्रेजेंट जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें क्या ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आप रिवाइज कर लो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनिस्ट्रीज़ में जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है वो अगर 1 घंटे में हमसे हुआ तो हम 2 मिनिस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेट करते हुए जितनी भी स्कीम्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सो दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस फॉर योर प्रीलिम्स, सो डोंट मिस आउट, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।